जय हिंद दोस्तों। आज मिशन मेंस 2026 की जो हमारी ये सीरीज है, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, बात को बहुत क्लियरली समझिएगा और मुझे अच्छा लगा। लेक्चर नंबर 3 के लिए जिस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, लगभग 30 स्टूडेंट ने अपनी कॉपी को लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर किया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप एफर्ट साथ साथ में कर रहे हो। लेकिन एक बात को बहुत क्लियर समझना, बाकी जो हजार स्टूडेंट इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इन क्लासेस को देख रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीरीज को देखना, वीडियो को देखना, मेरी शकल को देखना एकदम बेकार होने वाला है। तो बात बहुत क्लियर समझिए, जो भी काम कहा जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करके आइए। इस क्लास के अंतर्गत क्लास में जो अदर इनपुट्स आपको दिए जा रहे हैं, अदर पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, कैसे आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग करनी है, कैसे कंटेंट को इकट्ठा करना है, कैसे चीजों को पढ़ना है, उन सारी बातों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा था। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी कई बार सुन चुके हो और मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही टॉपिक उठा रहा हूँ, ऐसे ही टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ जो टॉपिक आपको समझने में बहुत इजी हो, जिसके बारे में आपको पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपके लिए टॉपिक एकदम से नया ना लगे। तो धीरे धीरे करके अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। अचानक से मैं आपको हवाई जहाज उड़ाने को दे दूंगा तो आप नहीं उड़ा पाओगे। हम एक एक करके उस स्टेप तक जाएंगे ताकि हम उस एयरप्लेन को, उस हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज की इस क्लास को। देखो, क्वेश्चन था मेरे दोस्त, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी अवधारणा पर चर्चा कीजिए। अब देखो भाई, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक कैलेंडर वर्ड के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में समझाया था। मैंने कहा था कि जब हमको जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, उस कैलेंडर वर्ड्स को हम उस क्लास के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है चर्चा कीजिए, डिस्कस। देखो, अंग्रेजी में डिस्कस आता है, हिंदी में चर्चा करें आता है। जब भी आपसे प्रश्न में ये टर्म पूछा जाएगा तो हमको अपने इस पूरे अप्रोच को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जो कैलेंडर वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चंस की डिमांड होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक एनालिटिकल डिमांड होती है, दूसरी डिस्क्रिप्टिव डिमांड होती है। ये जो टॉपिक है, डिस्कस करें या फिर चर्चा करें, ये एनालिटिकल टर्म होता है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा विश्लेषण करना होता है। और जब भी चर्चा करने को कहा जाएगा, डिस्कस करने को कहा जाएगा, आप उसके जो पॉजिटिव पक्ष है उसको भी बताएंगे। इसके अंतर्गत जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस व्याप्त हैं, जो इश्यूज हैं, जो कमियां हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और अंत में जब हम निष्कर्ष लिख रहे होंगे आईबीसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसके अंतर्गत, जब हम कंक्लूजन लिख रहे होंगे तो वहां पर इस चुनौती को दूर करने के हम कुछ उपाय, कुछ सजेशंस, कुछ मेजर्स यहाँ पर बताएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, पूरे क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी ना, उस अप्रोच को समझने का प्रयास करिए आप। यूजुअली एक बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इजी टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। लेकिन जब आपसे मेंस में इस टॉपिक पर आंसर लिखने को कहा जाता है, तब हमारे पास ऐसा लगता है लिखिए क्या, कंटेंट ही नहीं है। मैंने इसको आप लोगों को 200 शब्दों में लिखने को दिया था, लगभग 30, 31, 32 लोगों ने इसका आंसर लिख करके सबमिट किया। बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ कॉपी आज आप लोग को दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे आंसर को लिखा है। लेकिन बात को फिर से समझना, क्वेश्चन की अगर एग्जैक्ट डिमांड को हम समझेंगे जब, तब जाकर के आंसर के हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आप लोगों को करना क्या है। चर्चा करें, इसका मतलब है डिस्कस करना। जब डिस्कस करने को कहा जाएगा तो यूसीसी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यूसीसी की जो अच्छी बातें हैं, ठीक है, उनको तो हम बताएंगे बताएंगे, प्लस यूसीसी को लागू करने में जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी यहाँ पर बताएंगे। और उसके साथ साथ अंत में जब हम कंक्लूजन दे रहे होंगे तो हम कुछ सजेशन, कुछ मेजर, कुछ वेट फॉरवर्ड, ये बातें यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? देखो भाई, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा? लगभग लगभग जो कॉपी मैंने देखी आप लोगों की, ग्रुप में आप लोगों ने शेयर किया था, सबकी कॉपी में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा सा लिखा था। मैं आपको कुछ कॉपी यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक अंकुर जी की कॉपी है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए धर्मनिरपेक्ष व समान व्यक्तिगत कानून बनाना है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सेकुलरिज्म, सेकुलर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये इक्वल लॉ की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में देखो, इन्होंने बहुत स्मार्ट अप्रोच अपनाया। इन्होंने क्या किया, डीपीएसपी जो हमारा है, ठीक है, जो संविधान के अंतर्गत मेजर बताया गया है, ठीक है, तो आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात होती है।
अब देखो मैं प्रीलिम्स का टॉपिक यहाँ पे टच नहीं करूंगा, लेकिन डीपीएसपी क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। प्लस अब कई बार लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं कि यूजीसी किस डीपीएसपी की किस आर्टिकल के अंतर्गत था। बहुत सिंपल तरीका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, मतलब इक्वल है, समान है। तो जिस आर्टिकल के अंतर्गत 4 और 4 दोनों इक्वल नंबर आ रहे हैं उसको हम लोग डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 होता है वो यूसीसी से रिलेटेड होता है, ये याद करना। क्लियर है? तो एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन इन्होंने यहाँ पर बताया है, कोई कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा भाई, कुछ कॉपी आप लोग यहाँ पर और देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, समान नागरिक संहिता का अर्थ भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, लिंग, जाति की परवाह परवाह ये गलत हो जाता, परवाह किए बिना एक समान नागरिक कानून लागू करना है, ठीक है। वर्तमान के विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों वर्तमान के विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून शासित होते हैं जिन्हें इसी एक साझा कानून से प्रतिस्थापित कर देगा। हिंदी की कुछ व्याकरण व्याकरण की यहाँ पर त्रुटि है, बट कॉन्सेप्ट इनका बहुत अच्छा है, उन्होंने पूरे सारे पॉइंट्स को अपने इंट्रोडक्शन में कवर किया। लेकिन बात समझो, जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन जो कि बहुत इफेक्टिव होगा, वो इंट्रोडक्शन जो कि आपका नंबर अच्छा दिलाएगा, तो आपकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में। एक काम करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कंटेंट को इकट्ठा करना, कैसे कंटेंट को पढ़ना है, ठीक है। आप गूगल पे जाओ, ठीक है, सफारी में, गूगल पे, जो भी आपके पास सर्चिंग एप्लीकेशन है वहां पर जाइए, आप यूसीसी को लिखिए, न्यूज लिखिए और उसको सर्च कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपके सामने क्या क्या आर्टिकल्स आ रहा है, एक बार आर्टिकल को हम पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ न्यूज वाले सेक्शन में जाऊँ तो जो सबसे पहला न्यूज है वो तो कुछ पॉलिटिकल, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड, उसको बताते जाइए। आप तीसरे चौथे आर्टिकल पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुजरात असेंबली पासेस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा होगा कि उत्तराखंड ने इस बिल को पास किया था और उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। अभी गुजरात ऐसा दूसरा राज्य बन चुका है जिसने अपने यहाँ पर यूसीसी बिल को अपनाया है। ये बात आपकी इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। बाकी जिन दो लोगों की मैंने कॉपी दिखाया उनका इंट्रोडक्शन अच्छा है, परफेक्ट इंट्रोडक्शन है, बट उसमें आपको करंट के कुछ इनपुट्स डालने पड़ेंगे। उससे ऐसा लगता है कि यार सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले एस्पिरेंट को इस टॉपिक के करंट न्यूज से भी वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो अवेयर है, वो अगल बगल की चीजों को देख रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? समान नागरिक संहिता एक ऐसी विधिक संहिता है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, समझिएगा, जो विवाह मतलब मैरिज, ठीक है, तलाक मतलब डाइवोर्स, ठीक है, गोद लेना मतलब एडॉप्शन, उत्तराधिकार मतलब इनहेरिटेंस और संपत्ति का हस्तांतरण, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, भारत के नागरिकों के संदर्भ में ये जो पूरे व्यक्तिगत मामले होते हैं, जो ये आपका पर्सनल मैटर्स होता है, इनका एक कॉमन सेट तैयार करना जो कि सभी नागरिकों के ऊपर लागू हो, उसको हम लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल। बात क्लियर है? फिर समझिएगा है क्या ये? तो एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक विधिक संहिता है जो किस बात को एडवोकेट करता है, किस बात का समर्थन करता है कि एक कॉमन सेट ऑफ लॉ तैयार किया जाए जो कि व्यक्तियों के पर्सनल मैटर, व्यक्तिगत मामले, जैसे कि शादी, डाइवोर्स मतलब तलाक, ठीक है, एडॉप्शन मतलब गोद लेना, इनहेरिटेंस मतलब संपत्ति का हस्तांतरण, उत्तराधिकार का जो पूरा मुद्दा है वो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सभी नागरिकों के लिए समान तौर पर लागू किया जाए। इसके परे तो यह नागरिकों पर धर्म, जाति, लिंग या भाषा से परे एक यूनिफॉर्म कानून, वन नेशन वन लॉ, इस कॉन्सेप्ट की वकालत करता है। तो यूसीसी क्या हो गया, इस बात से तो आप परिचित थे। इसमें जो थोड़े से स्मार्ट लोग होंगे वो क्या करेंगे, तो जो डीपीएसपी का आर्टिकल 44 है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के डीपीएसपी का यह एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब संविधान राज्य को, गवर्नमेंट को, सरकार को यह आदेश देता है, आदेश नहीं मतलब यह सलाह देता है कि समय के साथ आर्टिकल 44 जो यूसीसी है उसको अपने यहाँ पर लागू करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो ये डीपीएसपी वाली बात को जो लोग शामिल कर लेंगे उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चला गया, बट उसके बाद वाले व्यक्ति समझे हैं। उत्तराखंड अपने राज्य में यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया इज उत्तराखंड विच एक्सेप्टेड या adopted the UGC law for the state. सेकेंड जो स्टेट है, जो इसका रिसेंट का न्यूज है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, कि गुजरात भारत का दूसरा ऐसा राज्य बना, गुजरात has become the second state in the India after उत्तराखंड
टू इनेक्ट अ लॉ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपने आप बिल पारित करने वाला गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बना है। तो अपने इंट्रोडक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शामिल की। क्या शामिल किया कि पहली बात, यूसीसी होता क्या है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क है जो पर्सनल मैटर्स जैसे कि तलाक, शादी, विवाह, गोद लेना, संपत्ति का हस्तांतरण जैसे जो पर्सनल मैटर्स हैं उनके लिए सभी नागरिकों, नागरिक कौन, जो धर्म, जाति, लिंग या भाषा से परे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर रिलीजन, कास्ट, जेंडर और लैंग्वेज के लिए अलग अलग, नहीं, सबके लिए सिमिलर, वन नेशन वन लॉ के जो कॉन्सेप्ट हमारा है उसको लागू करने के कॉन्सेप्ट को हम यूसीसी कहते हैं। भारत में, गोवा में हालांकि बहुत पहले से यूसीसी कॉन्सेप्ट लागू है। आपको पता है कि पुर्तगाली लॉ वहां पर चलता है, तो लगभग जो मतलब उसमें बना हुआ था तो वो लॉ वहां पर पहले से लागू है। बट उत्तराखंड भारत में ये ऐसा लॉ पारित करने वाला पहला राज्य बना, गुजरात ऐसा करने वाला सेकंड राज्य बना है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होगा। आपके इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें शामिल होनी चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर आपने तो यहाँ पर इतने सारे वर्ड लिमिट के अंतर्गत अपने इंट्रोडक्शन को बताया। एग्जैक्टली आप जब इस बात को अपने आंसर में लिखोगे तो आपको लिखने के लिए केवल 25 से 30 शब्द मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ 25 से 30 शब्द का आप प्रयोग कर सकते हो। तो कैसे लिखा जाएगा इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लीगल फ्रेमवर्क है जो भारत में सभी नागरिकों के लिए जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें समान कानून के निर्माण की वकालत करता है। संविधान के डीपीएसपी 44 में, अनुच्छेद आर्टिकल 44 में इस बात को शामिल किया गया है। हाल ही में गुजरात ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना। ब्रैकेट में लिख देना उत्तराखंड के बाद। ठीक है, बात खत्म। आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर तैयार है। मैंने इसी बात को थोड़ा सा लंबे में यहाँ पर शामिल किया। आपकी जो पीडीएफ आप देख रहे हो, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जब इसको हम वर्ड लिमिट के अंतर्गत लिखने का प्रयास करेंगे ना, तो बहुत इजीली आप 25 से 30 में इसको लिख करके तैयार कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? इंट्रोडक्शन समझ में आ गया सब लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड थी डिस्कस करें। क्या करें? डिस्कस करें, चर्चा करें इसकी अवधारणा पर। तो डिस्कस करें, मैंने कहा कि आपको दोनों डायमेंशन कवर करने हैं। डायमेंशन क्या कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका लाभ क्या होने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, प्लस इसको अगर लागू किया जाता है तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, या फिर इसको लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो डिस्कस करें, चर्चा करें में ये दोनों डायमेंशन आपके कवर होने ही चाहिए। अगर अगर आप केवल एक डायमेंशन पे कवर करके आंसर लिखोगे तो आपको नंबर भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो चर्चा करें या फिर डिस्कस, जब भी क्वेश्चन में ऐसी डिमांड क्रिएट की जाए, ऐसी डिमांड पूछी जाए, तो आपको दोनों डायमेंशन कवर करना है। इसको अपने कहीं भी शॉर्ट नोट में शामिल करें। क्लियर? इसकी आवश्यकता क्यों? यूसीसी का पॉजिटिव डायमेंशंस क्या है? पहली बात, ये जेंडर इक्वलिटी को सुनिश्चित करें। अच्छा भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि यूसीसी के संदर्भ में आपको कुछ करंट न्यूज से चीजें देखनी है, तो आपने एक दो न्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। जब हमने गूगल पर सर्च किया तो हमको एक ये न्यूज मिल गया था, गुजरात असेंबली पासेस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, तो हमने इसको अपने आंसर में शामिल कर दिया। इसके नीचे आप एक और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख रहे हो, जो कि क्या लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट दिया, उसने क्या कहा, यूसीसी नॉट लिंक्ड टू द रिलीजन, इट्स इनेक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन। ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक जो आकांक्षाएं हैं उसको लागू करने का प्रयास करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कब कहा है? 5 दिन पहले। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर इंट्रोडक्शन में कोट नहीं करेंगे तो मेन बॉडी में जहां पर हम इसकी आवश्यकता को बता रहे हैं वहां पर ये बात कोट की जानी चाहिए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, उस केस को समझ लेते हैं हम लोग। केस को तो क्या ही समझे, मैं आपको बस उस केस का नाम बता दे रहा हूँ, उस वाद का नाम बता दे रहा हूँ, इसका आप लोग को अपने आंसर में यूज करना है। ठीक है, तो ये एक केस है जो कि पाविनी शुक्ला वर्सेस, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। पाविनी शुक्ला बनाम जो भारत संघ है, ठीक है, इसके एक वाद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सीजीआई सूर्यकांत जो हमारे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो यूसीसी है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि वह संवैधानिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इसको लागू किया जाना अनिवार्य है। तो बात को बहुत क्लियरली आपको समझिएगा। हम जब अपने आंसर में ऐसे पॉइंट्स को शामिल करते हैं तो नंबर ज्यादा मिलता है। जब यूसीसी की आवश्यकता मेन बॉडी में लिख रहे हो, यहीं पर आप सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्ट को, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख करके ये बता दोगे कि पाविनी शुक्ला बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो आपका आंसर और अच्छा हो। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर और दे दिया,
पावनी शुक्ला वाला, इससे पहले मैंने आपको गुजरात वाला पॉइंट दिया था, और आर्टिकल 44 वाला मैं पॉइंट डिस्कस किया था। ये 3 पॉइंट आपके आंसर में होनी चाहिए, जो कि बहुत शानदार पॉइंट। अब आगे समझिए। मैंने कहा कि जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करता है, कैसे? तो भाई विभिन्न धर्मों के जो पर्सनल लॉज है ना, वो महिलाओं के प्रति बहुत डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस अपने यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सायरा बानो मामला 2017 पर, यहाँ पर 3 तलाक को संविधान में सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। वो यूसीसी की मांग को और प्रमोट करता है। भाई किसी एक स्पेसिफिक धर्म में वहां की महिलाओं के खिलाफ कुछ अलग भेदभावपूर्ण प्रावधान बनाए गए हैं, तो सायरा बानो मामला 2017 यह यूसीसी की वकालत करता है, कहता है कि इससे जेंडर इक्वेलिटी को, ठीक है, हम इंश्योर कर सकते हैं। पहली पॉइंट आप ये भी शामिल करना। ये केस का जिक्र आपने जरूर करिए, केस बहुत इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट में एक मूवी भी आया था, आपने देखा होगा, ये शाहबानो केस 1985 वाला, हक मूवी का नाम था, बड़ी शानदार मूवी थी, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मुस्लिम महिला को निर्वाह भत्ता देने का फैसला इस केस के अंतर्गत लिया गया, जो कि यूसीसी की वकालत करता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि महिला किस धर्म की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा संविधान सभी महिलाओं को उनके धर्म से परे आर्टिकल 14 के अंतर्गत, 14 अनुच्छेद के अंतर्गत विधि की समझ समानता की भावना को मजबूत करता है। और ये कैसे आएगा? जब हम यूसीसी को लागू करेंगे। तो सायरा बानो केस, शाहबानो केस, पावनी शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये सारे केस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। और जब जीएस पेपर 2 ना जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आप लोग के मन में और रहता है, टॉपिक आप डिस्कस करेंगे जीएस के किस सिलेबस के अंतर्गत आएगा। सोचो ना, समान नागरिक संहिता क्या है? कानून की बात हो रही है, एक बिल की बात हो रही है, प्रोविजन की बात हो रही है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो ऑब्वियसली ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। जीएस पेपर 2 का टॉपिक क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है ना? तो जब हम जीएस पेपर 2 में ऐसी बातें लिखते हैं ना, तो आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस का जिक्र अगर आपके दिमाग में, तो उसको जरूर प्रयोग करिए। 3 केसेस तो मैंने आपको अभी बता दिया, उन तीनों केसेस को ध्यान रखें। यूसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर लगातार डिस्कशन होता रहेगा। जब आप मेंस लिखोगे उसमें भी ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। संभवतः आपके मेंस में ये प्रश्न ही पूछ दिया जाए। यूसीसी की आवश्यकता और क्यों है? क्योंकि एक सोशल रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो कानून है, पर्सनल लॉज हैं, बाकी जो लॉज हैं, वो लॉ बहुत पुराने हो चुके हैं। इसीलिए इसको मॉडर्नाइज करने के लिए और एक सोशल रिफॉर्म को इंश्योर करने के लिए हमको यूसीसी ले आने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास करें। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिक संबंध है उनको वैध बनाया, ठीक है ना? वैध बनाया, ये क्या है? ये बताता है कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि लॉज को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, उनको आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। और ये कब होगा? जब हमें फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करें। तो इसकी आवश्यकता पर आप समझ रहे हैं। नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान से ऊपर उठ करके एक समरस समाज, एक इक्वल सोसाइटी के अंतर्गत रहे, जहां पर हर नागरिक के पास समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक धर्म के पास वो अधिकार है और एक स्पेसिफिक धर्म की महिला के पास वो अधिकार नहीं है। तो नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, यह आवश्यक है कि यूसीसी को लागू किया। सोशल रिफॉर्म, आपको पता है ना कि कुछ हमारे जो कानून है बहुत पुरातन पंथी हैं, वो पैट्रियार्की कॉन्सेप्ट के, वो थोड़े से रूढ़िवादी परंपराओं को फॉलो करते, तो उनको खत्म करने के लिए ये यूसीसी का रिफॉर्म बेहद आवश्यक है। और ये कब बताया गया? एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, सरला मुद्गल मामला 1995 का, उसमें धार्मिक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूसीसी की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बल दिया। तो मैंने आपको 4 केस बता दिए। इन 4 केस में अगर आपको 2 केस भी एग्जाम में याद आ जाएगा, आपके नंबर अच्छे हैं। कानून का सरलीकरण, सरलीकरण मतलब कानून को बहुत सिंप्लीफाई करना। दरअसल जब सारे पर्सनल लॉ एक साथ बन करके एक नए कानून के तौर पर लागू किए जाएंगे, तो सब इंटीग्रेटेड और बहुत यूनिफॉर्म लॉ होगा। तो एकीकृत संहिता से ना जो पूरी जस्टिस प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है, ठीक है ना? और जो पेंडिंग केसेस होते हैं उनमें कमी आने लग जाती है। कानून का सरलीकरण भी इसका एक बहुत सिंपल सा पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल भारत के ऊपर ऑब्लिगेशन भी है, दायित्व भी है कि भाई कि भारत जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो पैरामीटर्स है उनको फॉलो कर पाए। हम ग्लोबल इंडेक्स में, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें हमारी स्थिति में रिफॉर्म आ सके, सुधार आ सके, उसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार क्या करे कि अपने यहाँ पर यूसीसी को लागू करे। इन चुनौतियाँ क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है भाई कि अगर हम इसको लागू करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे यार वो मेरी जो रिलीजियस लिबर्टी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जब यूसीसी को लागू किया जाएगा तो राज्य का हस्तक्षेप धार्मिक अधिकार के अंतर्गत माना जा सकता है, ठीक है।
कि क्या प्रायोरिटी देनी है, ह्यूमन राइट को प्रायोरिटी देना है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रायोरिटी देना है, ये तय करना एक बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा कि कुछ धर्मों का मानना है कि अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो वो उनके धर्म के कानून में जबरदस्ती का, राज्य का, स्टेट का इंटरफेरेंस हो। चुनौती आप समझने का प्रयास करो। और क्या चुनौती है? भाई देखो, भारत क्या है ना, भारत सांस्कृतिक विविधता का देश, भारत बहुलतावाद का देश। हम हम एकता में विविधता की बात करते हैं, ठीक है, हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ पर विभिन्न कल्चरल ग्रुप्स को मान्यता देते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। जब यूसीसी लागू किया जाएगा तो ये एक ऐसा कानून होगा जो कि वन साइज फिट्स फॉर द ऑल होगा। एक कानून बना दिया, पूरे सब पर लागू है, जबकि सबकी सांस्कृतिक पहचान अलग अलग है। जब सभी सांस्कृतिक ग्रुपों पर एक ही कानून थोपा जाएगा तो संभावना यह है कि बहुसंख्यक समुदाय की जो प्रथाएं हैं वो अनजाने में, ना चाहते हुए भी माइनॉरिटीज पर थोप दी जाएंगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मानो खासी जनजाति है। अब खासी जनजाति के यहाँ पर एक अलग तरह का मातृवंशीय उत्तराधिकार प्रणाली है। तो अगर यूसीसी को लागू करते हैं, संपत्ति के अधिकार के सिस्टम को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो संभवतः खासी जनजाति के, खासी ट्राइब के उस अधिकार पर एक मतलब खतरा उत्पन्न हो सकता है। और यही कारण आपको पता होगा कि ये जो उत्तराखंड का और जो गुजरात का जो कानून लागू किया गया, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पष्ट रूप से छूट दी गई है। ध्यान समझिएगा। देखिए, हम कैसे कानून की बात कर रहे हैं, जो कि यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत के हर नागरिक पर लागू होता है। जब दो स्टेट उत्तराखंड और गुजरात अपने यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब को छूट कैसे दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रही नहीं गया, आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप को इस कानून से बाहर कर दिया। तो ये तो क्या है, यूनिफॉर्मिटी पैराडॉक्स हो गया, समानता का विरोधाभास हो गया। जिस कानून को हम समानता ले आने के लिए ले आ रहे थे, उसी में हमने एक ग्रुप को अलग से छूट दे दी है। और छूट नहीं देंगे तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जो हमारा जो सांस्कृतिक विविधता, जो कल्चरल डाइवर्सिटी, वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वन साइज फिट्स फॉर द ऑल सभी ग्रुप्स के लिए लागू नहीं हो सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स है ना, आपके आंसर में वो एग्जांपल्स नहीं है। जितने भी 30-35 लोगों ने अपना आंसर सबमिट किया था, आपके आंसर में ये एग्जांपल्स नहीं है। ये की पॉइंट्स आपको अपने आंसर में शामिल करना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो MM26 मिशन मेंस 2026 की हमारी सीरीज चल रही है, जो कि निःशुल्क फ्री सीरीज है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाओ लगातार 4 महीने तक, ये अपने में बड़ा टास्क है। मैं तो देखो, मेरा बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आप नहीं देखोगे, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मैं सीरीज को 10 दिन बाद बंद कर दूंगा। मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मेरी तो जो हमारे पेड कोर्सेज हैं, पीवाईक्यू संहिता का बैच, समर्पण का बैच, ये दोनों बैच इतने शानदार है मेंस के लिए, जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, वो तो चलता है कंटिन्यूअसली। उसमें हम इससे ज्यादा एफर्ट करें, वहां पर लगातार क्लासेस जारी, चीज जारी, शेड्यूल्स मिल रहे, कंटेंट मिल रहा है, वो एक प्रॉपर वे में चीज चल रही है। तो हमारा तो काम हो रहा है। ये सीरीज मैंने आप लोगों के लिए, चाहे पीवाईक्यू संहिता के भी स्टूडेंट हो, चाहे समर्पण के स्टूडेंट हो, चाहे हमारे किसी बैच के स्टूडेंट हो, उन्हें सबके लिए मैंने एक फ्री सीरीज स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य केवल इतना कि आपको कंटेंट की, आपको प्रिपरेशन की, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है, शेड्यूल है कि हम सब डेली रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप नहीं देखोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, ये एग्जांपल्स, ये पॉइंट्स अपने आंसर में शामिल करिए आपको, कि हम क्या कर रहे थे, हमने समानता ले आने के लिए कानून बनाया और उसके अंतर्गत हमने एक समूह को बाहर कर दिया, तो समानता का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ गया। एक तो फिर हमें कैसा फ्रेमवर्क बनाने लगे ना, जो कि ग्रुप में बटा हुआ है। हमने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस ग्रुप पे लागू नहीं होगा, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। हाँ, मैं समझता हूँ उस ग्रुप पर लागू करना अपने में बहुत बड़ा टास्क है, उनकी सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटी वो खतरे में पड़ सकती है, जबरदस्ती का हो सकता है कि जो मेजोरिटी ग्रुप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लॉज है, जो नियम कानून, जो प्रथाएं हैं, वो माइनॉरिटीज पर थोप दी जा सकती हैं। तो उसको इंश्योर करने का तरीका कुछ और, आप उसको इंश्योर करो, कहीं से भी करके, कैसे भी करके इंश्योर करो। लेकिन ये करना कि हमने कानून बनाया जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो किसी कुछ ग्रुप पे लागू नहीं होगा, ये गड़बड़ बात है। प्लस जो माइनॉरिटीज है, जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी, उनके मन में यूसीसी को लेकर के एक जो डिस्ट्रस्ट, मतलब अविश्वास की भावना बनी हुई है। तो सरकार का दायित्व बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि समझिएगा, ये कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है, ये समवर्ती सूची का टॉपिक है, व्यक्तिगत कानून, और समवर्ती सूची पर हमको स्टेट और सेंटर दोनों का विधायी अधिकार होता है। तो हमको दोनों को समर्थन में ले आना पड़ेगा, और दोनों पर समर्थन ले आना इतना इजी काम नहीं है, इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी यूसीसी अवेलेबल नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमको पहली बात
माइनॉरिटीज का जो ट्रस्ट है उसको फिर से बिल्ड करने की आवश्यकता है। जो हमारा स्टेट और सेंटर दोनों में एक बेहद क्लियर डिस्कशन हो इस टॉपिक को लेकर के, ताकि हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है ना, सही प्रकार से लागू कर पाए। कुछ व्यवहारिक बाधाएं भी हैं। क्या व्यवहारिक बाधाएं? तो यार हर ग्रुप को संतुष्ट कर पाना असंभव है, मतलब संभव ही नहीं है वो कभी भी। तो कोई ग्रुप ना कोई ग्रुप कभी ना कभी तो नाराज होगा ही, हालांकि आवश्यकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देखा जाए क्या हो रहा है, ठीक है। निजता के अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। अब देखो निजता के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है, मुझे पता है कि आप में से किसी ने भी इस टॉपिक को नहीं लिखा होगा अपने आंसर में, समझिएगा क्यों। क्योंकि ये सब टॉपिक तब आप लिखते हो ना जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो। अब आप पढ़ते कि यार गुजरात में जो कानून लागू किया गया, उत्तराखंड में कानून लागू किया गया, उसमें समस्या क्या? समस्या ये है कि उसमें कहा गया है गुजरात वाले इसी विधेयक में कि लिव इन संबंधों के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। अब समझो मेरी बात, अगर कोई व्यक्ति लिव इन में रह रहा है और वो नहीं चाहता कि हम किसी स्टेट को, हम लिव इन का मतलब क्या है? लिव इन का मतलब है बिना शादी किए दो व्यक्ति इन द सेंस डिफरेंट जेंडर के भी, सेम जेंडर के भी एक साथ रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब सर स्टेट कह रहा है कि नहीं भाई, अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो आप यहाँ पर आके रजिस्टर करो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। ये तो फिर पर्सनल लिबर्टी का जो राइट टू प्राइवेसी उसका पूरा का पूरा उल्लंघन है। हम नहीं चाहते हैं कि हम इस प्रकार के किसी संबंध में आए, इसीलिए तो व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है, व्यक्ति वो लिव इन में रह रहा है। तो निजता के अधिकार का ये बहुत बड़ा उल्लंघन हो सकता है, इस पर भी डिस्कशन करने की आवश्यकता है। ये सारे पॉइंट आपके आंसर में आने चाहिए। अब मैंने कहा कि जब भी आप चुनौती बताओगे, जब भी आप कमियां बताओगे, जब भी आप चैलेंजेस बताओगे, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपको सॉल्यूशन पर काम करना पड़ेगा, आपको वे फॉरवर्ड पर काम करना पड़ेगा। क्या किया सकता है? तो भाई आम सहमति का निर्माण किया जाए, कॉमन ट्रस्ट क्रिएट किया जाए, सभी धार्मिक नेताओं पर, विधि विशेषज्ञ जो जो लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, जो जो महिला संगठन से, जो नागरिक समाज है, उन सिविल सोसाइटी उनके साथ एक संवाद किया जाए, एक कम्युनिकेशन बिल्ड किया जाए, ताकि हम एक सही डिसीजन पर पहुंच पाए। प्लस इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाए, ऐसा ना हो कि अचानक से स्थिति बनाया गया कल से लागू नहीं, एक एक करके धीरे धीरे। जैसे पहले हमने सभी धर्म के लोगों के लिए एक मिनिमम एज शादी का तय किया, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। फिर हमने कुछ संपत्ति वाले मुद्दे पर काम किया, फिर हमने कुछ और मुद्दों पर काम किया, तब जाकर के एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू इसको लागू किया सकता है। ये एक बहुत सिंपल सजेशन और एक बहुत शानदार सजेशन, पर सरकार को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। राज्य मॉडल, अब जैसे देखिए उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट किया, गोवा बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, गुजरात भी इंप्लीमेंट कर रहा, तो अब इनसे सीख करके, इनके गुड प्रैक्टिसेस को लेकर के, इनके चैलेंजेस को दूर करके हमको एक नया और नेशनल लेवल पर यूजीसी की आवश्यकता है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित किया जाए, किसी की सांस्कृतिक पहचान खतरे में ना हो, कल्चरल जो आइडेंटिटी वो खतरे में ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जन जागरूकता क्रिएट किया जाए कि भाई यूजीसी क्यों अनिवार्य और क्यों जरूरी है। इन सारी बातों को बताते हुए अब कंक्लूजन दे दो क्या, कि यूसीसी भारतीय लोकतंत्र के उस सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जहां नागरिकता एकमात्र पहचान, जाति नहीं, लिंग नहीं, ठीक है, केवल नागरिकता। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको वो अधिकार मिलता है जो कि हर व्यक्ति को मिलता है। ये हमारे देश का पहचान है, और आप इसके लिए ये भी कोट कर सकते हो कि अमृत भारत, ठीक है, अमृत भारत @2047 के निर्माण की संकल्पना की दिशा में यूसीसी को लागू करना एक बहुत आवश्यक तत्व है। हालांकि इसको लागू करने में अत्यधिक संवेदनशीलता, क्या समझिएगा, संवेदनशीलता, संवाद, कम्युनिकेशन, समावेशी दृष्टिकोण, मतलब इंक्लूसिव जो अप्रोच है उसकी आवश्यकता है, ताकि विविधता के ताने बाने को नुकसान न पहुंचाया जाए, और एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और आधुनिक भारत की आधारशिला रखी जा सके। तो कितने स्मार्ट स्मार्ट ट्यूटर्स मैंने यहाँ पर डाला, यही अप्रोच आप लोगों को आगे लेकर के चलनी है क्या। तो ये पूरा का पूरा एक कंटेंट था, मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। देखो यूसीसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने जितने भी नए पॉइंट्स बताया, कैसे किसी टॉपिक को सर्च करना, किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, वो भी मैंने आपको समझाया, मैंने आपको प्रॉपर रिसर्च करके दिखाया। देखो भाई न्यूज जाओ, न्यूज रिपोर्ट जाकर के क्या क्या चीज़ें लिखी है, कहाँ कहाँ से आप कौन कौन से पॉइंट उठा सकते हो, किन किन पॉइंटों का प्रयोग कर सकते हो, वो आपको यहाँ से सीखना। ये करिए, आप इतना करना स्टार्ट कर दो कि आपकी राइटिंग शानदार तरीके से इंप्रूव। प्लस देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मिशन में 2026 वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली यूट्यूब पे, अगर आप उसको फॉलो करते, मैं तो करा ही रहा। जितने भी लोग इस बार हमारे यहाँ से पीछे तक सेलेक्ट हुए हैं, अब सबसे एक बार डिस्कस करना, आप एकदम फ्री हो डिस्कस करने के लिए, मैंने सबके वीडियो भी लगभग चैनल पे डाल दिया है। सबने एक ही बात बोली है कि सर आपका जो यूपी स्पेशल की यूट्यूब पर सीरीज थी, यहाँ पर हमने लगभग 70-80 क्लासेस में पेपर को डिस्कस किया था, तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज सबने लगभग फॉलो किया।
तो आप समझ सकते हो वो कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज रही है, और उसी कॉन्सेप्ट पर मैं फिर से सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सीरीज तभी सफल होगी जब आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। इसकी सीरीज को जाकर के देखा, लगभग 30,000 25,000 लोगों ने लगातार सीरीज को फॉलो किया। इस सीरीज में मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10,000 लोग तो फॉलो करें। प्लस सबका कमेंट आपके कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। आप सब लोग अपना अपना क्वेश्चन, अपना अपना आंसर, अपने पॉइंट्स और मिशन मेंस 2026 MM26 लिख करके कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।